वेलकम टू वेदादि क्लासेस। वेदादि क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे विल स्टार्ट विद द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 11th हम स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम टॉपिक कवर करेंगे बेसिकली ऑफबॉस रूल, ऑफबॉस रूल और दूसरा क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। बट बिफोर दैट व्हाट द एटम इज। एटम के बारे में हम जानते हैं। एटम इज मेड ऑफ 2 syllabi। ए मीन्स नो, टर्म मीन्स डिवीजन। So the smallest particle of a substance which cannot be divided further is known as atom according to John Dalton. As you know this fact earlier. बाद में it have been subdivided into 3 fundamental particles. Those are known as electron, proton and neutron. इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। नाउ एटॉमिक नंबर के बारे में भी हमें पता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आटम। दूसरी तरफ एक टर्म आता है, उसे हम कहते हैं मास नंबर। एंड द मास नंबर इज नोन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समटाइम यू कैन ऑल्सो राइट एज द मास नंबर हम और कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे एटॉमिक नंबर भी हम लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि आपको पता करना है, सो इट विल बी इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, और एट द प्लेस ऑफ एटॉमिक नंबर वी कैन पुट नंबर ऑफ प्रोटॉन। नाउ हैव अ लुक हियर। किसी भी एलिमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म यदि हम करते हैं तो उसके नीचे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ होता है जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके ऊपर मास नंबर लिखा होता है जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आई जस्ट वांट टू गिव यू सम एग्जांपल लाइक सोडियम इज 11, दिस इज 23। So 11 is the atomic number where the 23 is the mass number. अच्छा देखिए, कुछ टर्म्स इससे रिलेट करता हुआ मैं आपको बताऊं। एक जो टर्म आता है उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? आइसो मीन्स सेम, टोप्स मीन्स हम एटॉमिक नंबर से रिलेट करते हैं। So, 2 or more than 2 elements or the atoms having same atomic number, but atomic number क्या होगा? Same, different क्या होगा? So mass number will be different. Mass number will be different. So it will known as isotopes. इसे हम क्या कहेंगे? Isotopes कहेंगे. Like we can give some example. जैसे हाइड्रोजन H11, H12, H13 की हम बात करें तो H11 को हम कहते हैं हाइड्रोजन, दैट इज प्रोटियम। H12 ड्यूटेरियम, एंड दिस इज योर ट्राइटियम। H11 यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है,
H12 एटॉमिक नंबर 1 है, H13 एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक मास सबका डिफरेंट है, प्रोटियम में 1, ड्यूटेरियम में 2 और ट्राइटियम में 3 है। सो दीज 3 आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। हम कह सकते हैं कि ये आपस में आइसोटोप्स हैं ना। अच्छा देखिए, नाउ यदि हम बात करें आइसोबार्स की, आइसोबार्स में होता क्या है, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, बट द मास नंबर इज सेम। मास नंबर की जहाँ तक बात करें वो सेम होता है। आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल लाइक आर्गन, पोटासियम एंड द कैल्शियम। Argon have atomic number 18, potassium 19, calcium is 20, but all have the atomic mass that the 40, 40, 40. So since all have same mass number but the different atomic number, so these are known as isobars. All have same mass number but different atomic number, so these are known as isobars. एक और टर्म आता है, उसे हम कहते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स की बात हम जहाँ तक करते हैं तो कहता है कि सच एटम्स विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है, दो या दो एटम्स of the different elements having the same number of neutrons, but तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली हम उसे कह सकते हैं आइसोटोन्स कहते हैं। आई कैन गिव यू सम एग्जांपल लाइक कार्बन C612, नाइट्रोजन 7 and 14, sometime its isotopic form is the N715 और O का 816 हम लेते हैं। So how just find out the number of neutron in this one? So number of neutron, you remember number of neutron have the formula mass number minus atomic number, mass number minus atomic number. mass number पहले की जहाँ तक हम बात करें तो mass number कितना आ जाएगा, mass number 12 minus 6, तो ये 6 हो जाएगा। दूसरे में mass number कितना है 15 minus 7, then it also comes, कितना आ जाएगा ये, 15 में से 7 गया तो 15 प्लस 7, 14 प्लस 6, अच्छा C12, एक थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, C14 है ये, तो C14 माइनस 6 8 हो जाएगा, ये 15 माइनस 7 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 माइनस 8 8 हो जाएगा। नाउ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज द सेम, तो इसे हम कहते हैं आइसोटोन्स। अच्छा, कार्बन का यहाँ पे C6H12 वाला हम नहीं लेते, इसका आइसोटोपिक फॉर्म C614 वाला लेते हैं, तब इनके आपस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे, तो इसे हम आइसोटोन्स कहेंगे। अच्छा देखिए, एक और टर्म आता है आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या होता है, आइसो मीन्स सेम एंड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कहता है कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। स्पेसिस, अच्छा स्पेसिस में क्या होता है कि आयंस भी हो सकते हैं। आयंस की जहाँ तक बात करें, पहले मैं आयंस बता दूँ, आयंस को हम कहते हैं द चार्ज पार्टिकल इज नोन एज आयंस। चार्ज्ड particle, charge species are known as ions। तो चार्ज स्पेसिस की जहाँ तक बात करें तो जैसे मान लिया जाए, अच्छा स्पेसिस में बेसिकली हम एटम्स ले सकते हैं, क्या लेते हैं, एटम्स ना। सो कहता है कि आयंस की जहाँ तक हम बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं, एज यू नो अर्लियर, दिस इज वन इज द कैटायन, वो अदर इज द एनायन।
कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है ना। कैटायन में ऑलवेज इट विल हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं ऑलवेज इसमें, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट्स पेरेंट एटम, पेरेंट एटम। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एनायन में निगेटिवली चार्ज होता है एंड इट विल हैव ऑलवेज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अच्छा देखिए, मैं कुछ एग्जांपल पहले कैटायन एनायन की दे दूं। तो कैटायन के जैसे सोडियम होता है 11 23, तो सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 11 हैं, बट यदि मैं इस पर एक प्लस चार्ज कर दूं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स एक कम हो जाएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स 10 रह जाएंगे। ऐसे ही मैं यदि एनायन की बात करूं तो मान लिया क्लोरीन है 17 35.5, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 17 है, बट यदि मैं इस पर Cl माइनस कर दूं तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। जहाँ पे माइनस चार्ज होता है उसमें प्लस हो जाता है। सो 17 + 1 18, इट विल बी 18। अच्छा 18 हो गया। अच्छा आइसो इलेक्ट्रॉन्स की हम जहाँ तक बात करें, अब हम आइसो इलेक्ट्रॉन्स पे मूव करते हैं। ये तो आयंस की बात थी। अच्छा देखिए, जैसे मान लिया हम लेते हैं Na+, Mg2+, Al3+, O2-। अच्छा सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 11 - 1 इज विल बी 10। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 प्लस चार्जेस -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। एल्युमिनियम में 13 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, इलेक्ट्रॉन्स 13 होते हैं, तो 13 - 3 = 10। ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन में 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक फॉर्म में 8 होता है। इसमें 2 चार्जेज हैं, वो माइनस चार्ज है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एड अप हो जाएंगे, तो इट विल बी 10। नाउ हैव अ लुक हियर, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, सो दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच अदर। नाउ अब हम मूव करते हैं कॉन्सेप्ट की ओर, बट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इसे क्या कहेंगे, KLMN। So I'm just giving the option. This is a cell or the orbit. So you will say these are the cells because you have studied in class 10th the KLMN the cells. But when you come in the class 11th, then we have a new concept. Have a look at who have given the term cell. It was given by Rutherford. Rutherford in about 1911. He told that electron revolves around the nucleus in a circular path, and this circular path is known as cell. So according to him, the circular path in which electron revolve around the nucleus, so this circular path is known as cell. इस सर्कुलर पाथ को ही उन्होंने सेल कहा। बट लेटर ऑन एक कॉन्सेप्ट आता है कि इफ एनीथिंग इज इन मोशन, यदि मान लिया मैं कहता हूँ कोई एथलीट है या कोई भी है जो दौड़ रहा है, तो आई विल जस्ट रन, he will run, finally he will get tired and fall down. So in the similar way, the concept is just like this. If electron is in motion, then electron will revolve around the nucleus, and finally the time will come, it will get collide to the nucleus. ये nucleus से टक्कर खा जाएगा. As it will get collide to the nucleus, as the collision will take place, then what do you think? There will be any existence of atom will be there? No. So this is the major drawback of Rutherford. This is the instability of the atom. Na?
we'll just discuss about this Rutherford model and the Bohr's atomic well. All concept we will cover in our YouTube channel. Now have a look here. We'll just discuss about here the term Niels Bohr have put forward. Niels Bohr have removed the drawback of Rutherford. So Niels Bohr overcome on the drawback of Rutherford, and he told that it's okay that electron revolve around the nucleus, but not only in a circular path, in a fixed circular path. So he used a term of fixed circular path. Fixed circular path. So the term used by the Niels Bohr was the fixed circular path. So he told that if the electron will revolve in a fixed circular path, so it will neither get collide to the nucleus nor it will get away from the nucleus. So that's why it will revolve in a fixed circular path. So he used this. He have used the term stationary orbit. Stationary orbit for this fixed circular path. So अब हम इसे के एलिमेंट को फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट ऐसे कह सकते हैं. सो बेसिकली सेल एंड ऑर्बिट एक है, बट टेक्निकली अब हम इसे हम सेल ना कह के ऑर्बिट के हैं तो इट विल मूव बेटर. तो अच्छा देखिए, इफ आई आस्क यू, इफ यू रिमेंबर, आई थिंक KLMN, if I ask you what is the maximum number of electron in n orbit or in fourth orbit, this is the fourth orbit now. So there is a formula for this one, and the formula is maximum number of electron in any orbit, and that is equal to 2n square, where n is what? N is 1, 2, 3, 4, 5, for K, L, M, N. If new orbit will discover, then O, P, Q, R, S, T, like this. So अच्छा देखें, तो यदि हम फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इनका वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1 है, इसका 2, इसका 3, इसका 4. सो हैव अ लुक हियर. यदि हम इसकी बात करें तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 into 1 स्क्वायर, इट विल कम 2. इसका कितना होगा? 2 into 2 स्क्वायर, इट विल कम 8, एंड 2 into 3 स्क्वायर, इट विल कम 18, एंड 2 into 4 स्क्वायर, it will come 32. So the maximum number of electrons in fourth orbit will be 32. In the third it will be 18. In second it will be 8, and in first it will be 2. Got it? अच्छा देखिए, ये तो है फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट. अब हम कुछ समझते हैं एक नए टर्म के बारे में. आई होप आपने सुना होगा. और SPDF, ये इसे हम SPDF को बेसिकली हम कहते हैं सबसेल. क्या कहते हैं? सबसेल. तो यहाँ पे एक टर्म आता है, यदि सबसेल ये है तो ऑर्बिटल किसे कहते हैं? ऑर्बिटल. सो ऑर्बिटल के बारे में जहाँ तक कहते हैं तो कहते हैं ऑर्बिटल को डिफाइन बेसिकली करते हैं द 3-dimensional स्पेस, द 3D स्पेस where the probability of finding the electron is maximum. So the 3-dimensional space where the probability of finding the electron is maximum is known as orbital. So what is the meaning of the probability? Probability means chances, opportunities. अच्छा, मैं आपको कहता हूँ, आप एक कॉइन ले, एक सिक्का ले और उसे टॉस करते हैं. मैं कहता हूँ इट विल हेड. व्हाट द प्रोबेबिलिटी इट विल हेड?
तो कॉइन को जब आप टॉस करेंगे तो इधर हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 50%, दैट इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, हैव यू सीन द प्लेइंग कार्ड? प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, एंड आई जस्ट से यू टू मिक्स अप ऑल द कार्ड एंड प्रोवाइड वन कार्ड टू मी, एंड द कार्ड विच यू विल प्रोवाइड टू मी इट विल क्वीन। तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि उसमें क्वीन आ जाए? सो देयर इज 4 क्वीन इन द प्लेइंग कार्ड, so the probability it will be 4/52, it will be 1/13. In the similar way, यदि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, सबसे ज़्यादा जहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है उसी को हम कहते हैं क्या? ऑर्बिटल कहते हैं ना। अच्छा देखिए, अच्छा मान लिया, इसको मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊं। अच्छा, सबसेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2, 6, 10 एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2, 6, 10 एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट सबसेल्स में। बट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो फिक्स्ड होते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में, कोई भी ऑर्बिटल ले ले, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है फिक्स्ड होते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 2। वो कितना होता है? 2। सो यहाँ पे आप याद रखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल दैट इज इक्वल टू 2। अभी ये अलग अलग टर्म्स हैं, सारे अलग अलग टर्म्स है। ऑर्बिट अलग है, सबसेल अलग है, ऑर्बिटल अलग है। सो हाउ विल यू इंटर रिलेट करना इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे ऑर्बिट है, एक अपार्टमेंट को हम ऑर्बिट मान लेते हैं ना। अच्छा, इस अपार्टमेंट में डिफरेंट फ्लोर होंगे, तो उस फ्लोर को हम सबसेल मान लेते हैं। अच्छा, डिफरेंट फ्लोर पे हो सकता है डिफरेंट नंबर ऑफ रूम्स हो, तो उस नंबर ऑफ रूम्स को हम क्या कर देते हैं? ऑर्बिटल मान लेते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा, नंबर ऑफ रूम्स को हम मान लेते हैं ऑर्बिटल, फ्लोर्स को सबसेल मानते हैं, अपार्टमेंट को ऑर्बिट मानते हैं। अच्छा देखें, एक फ्लोर है, उसका नाम है एस, उसमें 2 लोग रहते हैं ना। अच्छा, किसी भी रूम में ऑर्बिटल को मैंने क्या माना है? ऑर्बिटल को हमने माना है रूम। किसी भी रूम में 2 ही लोग रह सकते हैं। हाँ, एक फ्लोर एस है, वहाँ पे 2 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब क्या हो गया? अब रूम्स, तो इसमें एक रूम में 2 लोग रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 हो जाएगा, 1 बॉक्स आ जाएगा। पी एक फ्लोर है जिसमें 6 लोग रहते हैं और एक रूम में 2 लोग ही रह सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितना होगा यहाँ पे? सो टोटल नंबर ऑफ रूम्स विल बी 3। ऐसे ही डी है, डी एक फ्लोर है जिसपे 10 लोग रहते हैं और एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो गए यहाँ पे? 5। इन द सिमिलर मैनर इट विल हैव 14 electrons, then how many number of orbital will be? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, अच्छा, इनका नाम है, अभी आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा ये डेप्थ में नहीं है, तो अभी हम जितना है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग करवा रहे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल की जहाँ तक बात करें, तो इस ऑर्बिटल में, इस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, उसका नाम है एस। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं और उसका नाम है px, py, pz। हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो ऑबोज रूल और क्वांटम नंबर से रिलेट करेगा। अच्छा, डी है, डी में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, डी सबसेल है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 हैं, तो इनमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के नाम हैं dxy, dyz, dzx,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इसके भी नाम है एफ के, बट हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसको हम फिलहाल लिख देते हैं नॉट फिक्स्ड। सो अभी हम इतना ही जानते हैं। तो एस सबसेल है, एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक ऑर्बिटल है। पी सबसेल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल है। ईच ऑर्बिटल विल हैव कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स। डी हैव 10, 5 ऑर्बिटल, एफ हैव 14, इट विल हैव 7 ऑर्बिटल। नाउ अब हम मूव करते हैं थोड़ा आगे। अच्छा देखिए, के एल एम एन है ना। अच्छा अभी मैंने बताया कि आप फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं, तो आपने आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला 2n स्क्वायर एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट 2n स्क्वायर इज 2 into 4 स्क्वायर, इट विल बिकम 32। सपोज ये फॉर्मूला आप भूल गए, सो व्हाट यू विल डू दैट टाइम, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अच्छा ऑर्बिट को मैंने किससे कंपेयर किया था? अपार्टमेंट से। तो ये पहला अपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ एक ही फ्लोर है, उसका नाम है एस। सेकेंड अपार्टमेंट है जिसमें 2 फ्लोर है, एस पी। थर्ड अपार्टमेंट है 3 फ्लोर है, एस पी डी। एंड फोर्थ अपार्टमेंट में है, इसमें 4 फ्लोर है, एस पी डी एंड एफ। अच्छा एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे मैक्सिमम? जस्ट टेल मी। एस में थे 2। पी में कितने थे? 6, 2 + 6 8। डी में कितने थे? 2 + 6, डी हैव 10, 18। अच्छा 2 + 6 + 10 प्लस एफ में कितने थे? 14, इट विल बी 32। सो दिस द alternate way to find out the maximum number of electron in any orbit. Okay, now have a look here. अभी हम करते हैं कि ऑफवर्स रूल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक कवर करना है हमें ऑफवर्स रूल। सो ऑफवर्स रूल होता क्या है? ऑफवर्स प्रिंसिपल भी कहते हैं। ऑफवर्स सिंपली यदि हम कहें कि ऑफवर्स रूल, तो आपके माइंड में आएगा ऑफवर्स मस्ट बी सम साइंटिस्ट एंड ही हैव गिवन सम रूल ब्ला ब्ला ब्ला, सो अकॉर्डिंगली सो दिस इज द ऑफवर्स रूल। नो, ऐसा नहीं है। जर्मन लैंग्वेज में ये एक जर्मन वर्ड है, तो जर्मन लैंग्वेज में इसका जो मीनिंग होता है टू बिल्ड अप। टू बिल्ड अप, देन व्हाट टू बिल्ड अप? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा अभी तक आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका जाना था वो कुछ ऐसा है, जैसे मान लिया जाए सोडियम है 11 तो आप लिखते थे 281। जैसे मान लिया क्लोरीन है देन यू हैव, आप कैसे लिखते थे? 287। बट यदि बहुत ज़्यादा बड़े एलिमेंट्स आ जाए, जैसे मान लिया सिल्वर आ जाए या कुछ और आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। सो टू ओवरकम ऑन सच टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज, ऑफवो ने एक बड़ा आसान सा तरीका बताया टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट ना। 20 तक तो ठीक है, 20 यदि मान लिया आपको देते हैं तो 2882 आप कर लेते हैं ना। उसके बाद फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंप्लीट होता है, जब तक 80 नहीं होता तब तक फिर आप इसमें नहीं भर सकते, फिर जब इसमें होगा फिर आगे जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाता है जब एटॉमिक नंबर जैसे जैसे आगे बढ़ता है। ऑफवर्स ने बहुत अच्छा तरीका दिया, तो ऑफवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और तो ऑफवर्स का मतलब हो गया जर्मन वर्ड टू बिल्ड अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये नया तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, जिसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं कि कहता क्या है ये लॉ। तो ऑफवर्स रूल कहता है the electrons are first filled in lower energy level orbitals। अच्छा यहाँ पे मैं सबसे लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, subcells, then in ascending order, then
इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट किस में फिलअप होगा, लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स में। जी की एनर्जी लेवल कम होगी। अब ये कैसे पता चलेगा एनर्जी लेवल किसकी कम होगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट पहले हम ये करते हैं, एक हम डायग्राम बनाते हैं जिसे ऑफबॉस डायग्राम कहते हैं। तो ऑफबॉस डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा SPDF ना, बस सब सेल का ही यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p and 8s। अच्छा देखिए, दिस इज एन एरो टेल टू हेड। अच्छा, टेल टू हेड हम इसे डायगोनली क्रॉस करते हैं, टेल टू हेड, टेल टू हेड। टेल टू हेड। अच्छा देखिए, ये ऑबोस डायग्राम है। ऑबोस डायग्राम में पहले इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है उस पर हम देखते हैं। देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 1s। उसके बाद अच्छा, वी हैव टू मूव टेल टू हेड, देन अगेन यू हैव टू कम टेल, देन हेड, देन टेल टू हेड, देन टेल टू हेड, जस्ट लाइक दिस। देन 1s, देन इसके बाद आता है 2s में, then it comes in 2p, then it comes in 3s, then it comes in 3p, then it comes in 4s, then it comes in 3d, then it comes in 4p, just tell 5s, then 5s के बाद किस में आएगा 4d, 5p, 6s, 6s के बाद 4f, 5d, 6p, 7s, 7s के बाद 5f, 6d, 7p, 8s। अच्छा देखें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ तो अच्छा, SPDF की हम जहाँ तक बात करें, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ SPDF जो सबसेल्स थे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो था इट वाज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 2, 6, 10 एंड 14 है ना। अब इसी 2, 6, 10 एंड 14 को हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो S पे कितने इलेक्ट्रॉन 2, देन 2, P हैव 6, S हैव 2, P हैव 6, S 2, D हैव 10, P हैव 6, S 2, D हैव 10, P have 6, S 2, F have 14, D have 10, P have 6. In the similar manner, S have 2, F have 14, D have 10, P have 6, 8S have 2. So हम इसको रीड कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 7f14, 7d10, 7p6, 8s2। ऐसे करते हैं। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका भी है, जैसे बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। इसको कहते हैं स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंड अगेन सिंस दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस ना, सो फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। सो बस 2 बार आप करते हैं, यहीं पे देखें
स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। अच्छा, यहाँ से आप करना चाहे तो जैसे ये 1 जहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, एक नया नंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 देन 2 2 3 ऐसा आ गया, फिर 3 ना, फिर ऐसा आ गया 4 एंड 4 के बाद ये हो गया 3 देन डी से 3 में आ जाता है 4s 3d, देन ये आपका आ गया 4s 4p 5s, अगेन डी यहाँ से स्टार्ट होता है तो 4p 5s 6 एंड एफ स्टार्ट होता है, एफ स्टार्ट आपका होता है 4 से, तो वी राइट है तो 4 5 6 7 एंड एफ अगेन यहाँ से यहाँ 4 था तो यहाँ पे करते 5 6 7 8, ये फिर से आपका वही आ गया, इसी सीक्वेंस में आपका आ गया। सो ये याद रखने का तरीका है। नाउ जस्ट मूव टुवर्ड्स सम एग्जांपल्स जो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे। जैसे सोडियम का पहले हम 281 लिखते थे, अब हम कैसे लिखेंगे, आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3, अच्छा देखिए 2p6 1s2 2 2 4 4 6 10, अब आपको चाहिए कितना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 2 है, तो आप 1 लिख सकते हैं ना, सो 3s1, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम। अच्छा, ऐसे ही आप मान लिया यदि आपको लिखना है क्लोरीन का, क्लोरीन 17, सो यू हैव टू राइट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6, यहाँ पे देखिए कितना होगा 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 4s, अच्छा आपको चाहिए 17 ही चाहिए ना, फिर आगे क्यों बढ़े हम, तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18, अब यहाँ पे 18 6 आ गया, अब आपको चाहिए कितना 5 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो आप 5 लिख सकते हैं, मैक्सिमम p विल हैव 6 बट यू कैन राइट 5 एज पर योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, ऐसे ही कुछ और आता है, इसको हम कहते हैं क्रोमियम, क्रोमियम इज 24, हाँ, तो क्रोमियम 24 कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। वैसे ही कॉपर के बारे में जहाँ तक हम लिखते हैं कॉपर 29, तो ये लिखते हैं 29 मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, बट ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो एक्सेप्शंस कौन से हैं, क्रोमियम कॉपर ना, क्रोमियम कॉपर मॉलिब्डेनम सिल्वर, बट आपके सिलेबस में सिर्फ यही हैं क्रोमियम एंड कॉपर, तो आप इसको ध्यान में रखिए। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का लिखें तो यहाँ पे 4s2 ना लिख के एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 4s1 3d5, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक जंप कर जाता है और इट इज रिटन एज 4s1 3d10। अब क्वेश्चन एराइज होता है वाई, तो एक रूल है हून्स रूल, हून्स रूल कहता है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबसेल्स ज़्यादा अच्छा रखते हैं, सबसेल्स आर मोस्ट स्टेबल। अच्छा, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि SPDF की बात करें तो इस पे 2 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इसका हाफ यदि करें तो 1 3 5 एंड 7 होता है। तो कहता है कि अच्छा ये एक्सेप्शंस हैं, यू शुड कीप इन माइंड दीज आर द एक्सेप्शंस। कहता है कि दो ही कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल होता है, या तो फुल्ली फिल्ड हो या तो हाफ फिल्ड हो।
क्रोमियम के केस में हमने क्या किया, डी में मैक्सिमम कितने होते हैं, 10 होते हैं। हाफ कितना यदि एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है तो डी 5 हो जाता है, डी हो गया हाफ फील्ड, एंड डी यदि हाफ फील्ड हो जाता है तो एस भी यहाँ पे हाफ फील्ड हो गया, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। कॉपर के केस में हम बात करें तो यदि एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है देन डी बिकम D10 एंड एस बिकम 4s1, मीन्स ये हाफ फील्ड हो गया, ये फुल्ली फील्ड हो गया, देन दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर स्टेबल। अब आप कहेंगे कि क्लोरीन में भी हम ऐसा कर सकते हैं, यदि एक इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देता है तो ये 3s1 और 3p6 हो गया, ये हाफ फील्ड और ये फुल्ली फील्ड। बट नहीं, कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कुछ एक्सेप्शंस है जो सिर्फ इन्हीं के लिए लागू होता है, और आपके सिलेबस में सिर्फ क्रोमियम और कॉपर है, तो आप फिलहाल इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। क्यों होता है हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड और ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है? So here the question arises, why the half filled and fully filled of subcells are more stable? ऐसा क्यों होता है? Why this is so? So there is two reason behind this one. पहला तो क्या कहता है more कहता है हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल ज़्यादा क्यों होते हैं? तो इसके पीछे रीजन कहता है कि मोर सिमेट्री मोर स्टेबिलिटी, मोर सिमेट्री मोर स्टेबिलिटी। अच्छा, मोर सिमेट्री मोर स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो कहता है कि मान लिया जाए, हम एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम का, क्रोमियम 24 कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, और हम जब इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल आर मोस्ट स्टेबल, तो हम लिखते हैं 4s1 एंड 3d5। अब देखिए, अब हम इसको लिखते हैं 4s2 यहाँ पे एंड 3d4 यहाँ पे, और इधर हम लिखते हैं 4s1 एंड 3d5। कहता है जिसमें ये तो फुल्ली फील्ड है, डी के बारे में, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आपका आ जाता है ना, 4 हो गया। अच्छा, इसमें भी ये हाफ फील्ड है और ये भी कंप्लीटली हाफ फील्ड है, 1 2 3 4 5। तो कहता है जितना ज़्यादा अनपेयर्ड होता है ना उसमें ज़्यादा सिमेट्री होती है। तो इसमें देखिए सिर्फ 4 अनपेयर्ड हैं, और इसमें अनपेयर्ड जो है, अनपेयर्ड मतलब जो पेयर्ड नहीं है, तो इसमें कितने हैं, 6 अनपेयर्ड है। तो जिसमें ज़्यादा सिमेट्री होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट्स वाई दिस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। एक दूसरा भी बताया जाता है रीजन, दैट इज द मोर मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी, मोर मोड ऑफ exchange of energy, more stability. So more mode of exchange of energy, more stability, इसका मतलब क्या? तो कहता है, हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम का। तो इसमें आता है 4s2 3d4, और दूसरा क्या लिखा था मैंने, 4s1 3d5। अब हम करते हैं डी वाले ऑर्बिटल्स, डी वाले सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, बस इसमें 1 2 3 4 ही हैं। इसमें हम डी को लेते हैं तो कितने हो जाते हैं इसमें, 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 और 5। अच्छा देखें, इसमें कितने हैं, 1 2, दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, नाउ अगेन दिस इज 1
2, 3 एंड दिस इज फोर्थ वन एंड दिस इज फिफ्थ वन। अब देखिए जो पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 है ना। अच्छा, जो पहला इलेक्ट्रॉन है अपने आगे वाले जो पहले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला वाले कितने को दे सकते हैं? 3 को। दूसरा वाला का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 2। तीसरे वाले का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1। और इसके आगे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो वो 0 हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा? 3 2 5 1 6 ना। एक 3 को देगा, दूसरा 2 को देगा, तीसरा 1 को देगा। तो मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कितनी हो गई इसकी? 6। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। पहला वाला अपने आगे वाले को 1 2 3 4 को देगा। दूसरा वाला अपने आगे वाले को 1 2 3 को देगा। तीसरा वाला अपने आगे वाले को 1 2 को देगा। और चौथा वाला अपने आगे वाले को 1 को देगा। और पांचवें के आगे तो कोई है नहीं। तो इसमें मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कितना? 4 3 7 2 9 1 10। तो अच्छा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट है। जिसमें कम एनर्जी होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी वो कम स्टेबल होगा। सो मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में हो रही है? सेकंड केस में ना। सो कहा जाता है कि दिस इज मोर स्टेबल, दिस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिहाइंड द लॉ हाफ फुल एंड फुल ऑर्बिटल्स आर subshells are most stable. Why? Because they shows more symmetry and more stability, as well as more mode of exchange of energy, more stability. So these two regions are there to fulfill, or it proves the half filled and fully filled orbitals are more stable. Law is proved by this one. Okay now. अच्छा देखिए, अभी हमने पढ़ा था ऑफबोज रूल। ऑफबोज रूल में ये हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फिल इन लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल देन इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी तो हमने यहाँ पे डिस्कस करना अभी है कि लोअर एनर्जी वाले किसे कहते हैं और हायर एनर्जी वाला किसे कहते हैं और कैसे ये डायग्राम बना है ना। तो लोअर टू हायर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कैसे पता करें कि कौन सा जो सबसेल है उसकी एनर्जी लेवल कम है और किस सबसेल की एनर्जी लेवल ज़्यादा है। सो विच हैव मोर एनर्जी लेवल। तो किस में ज़्यादा एनर्जी लेवल है और किस में कम ना, कैसे पता करेंगे? देखें, तो इसके लिए पहला लॉ है, इसे कहते हैं लोअर n प्लस एल रूल। लोअर n प्लस एल रूल ना। और जो दूसरा है इसे हम कहते हैं लोअर n रूल। लोअर n रूल। अब ये होता क्या है, n क्या है, l क्या है, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वांटम नंबर क्या होता है ना। तो पहले हम लोग क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर विल डिस्कस अबाउट दिस वन ना। अच्छा, आज हम लोग ऑफबोज रूल एंड क्वांटम नंबर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना। देन आफ्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑफबोज रूल और क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आया कि ऑफबोज रूल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि कैसे पता करें कि किस सबसेल का एनर्जी लेवल ज़्यादा है और किसका कम है।
तो हमने बताया कि इसमें 2 रूल है, वो दैट इज नॉट द लोअर n प्लस ए रूल, या इसे बोरबरी स्कीम भी कहते हैं, और दूसरा होता है लोअर n रूल ना। बट n क्या है, l क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग पहले पढ़ते हैं क्वांटम नंबर, फिर हम इस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे। सो क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन से इसको डिराइव किया गया है, बट मैं पहले आपको बेसिक सारी चीज़ें बता दूं, फिर हम थोड़ा सा डेप्थ में करेंगे जब एंट्रेंस वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे या उस पे जाएंगे तब। तो क्वांटम का मतलब होता है, ये क्वांटम जो टर्म आता है आया है क्वांटिटाइज्ड, मतलब फिक्स्ड नंबर से आया है। फिक्स्ड नंबर का मतलब क्या? इसको जानने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। अच्छा, मान लिया आप एक स्टूडेंट है, मतलब कोई भी स्टूडेंट है, और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। मतलब आपको उसका एड्रेस पता करना है। तो एड्रेस पता करने के लिए आपको एक डेटा बनाना होता है। इन्फॉर्मेशन डेटा आप कैसे बनाएंगे? तो आप उस स्टूडेंट के बारे में इसके पूछेंगे, इसका रोल नंबर क्या है, व्हाट इज इज रोल नंबर, फिर पूछेंगे कौन से क्लास में है वो, फिर उसका स्कूल का नाम पूछेंगे, और देन आप पूछेंगे कि उसकी लोकेलिटी क्या है। नाउ हैव ए लुक हियर। सपोज हिज रोल नंबर इज 21, क्लास सपोज वो 11C में पढ़ता है, स्कूल कोई भी आप ले ले, आप सपोज आप ले ले DPS में पढ़ता है वो, और लोकेलिटी मान लिया वो वसंत कुंज में है ना। अच्छा देखें, कहता है पहले आप वसंत कुंज, समझ वो वसंत कुंज दिल्ली का है। अच्छा, तो पहले आप क्या करेंगे, आप वसंत कुंज दिल्ली ढूंढेंगे, उस लोकेलिटी में जाके आप पूछेंगे DPS कहाँ है, यू विल एंटर इन द DPS, एंड वहाँ पे फिर पूछेंगे 11C कहाँ है, यू विल एंटर इन द 11C, देन यू विल say कि roll number 21, as you will call the roll number 21, you will get that student. But suppose कुछ by mistake वसंत कुंज की जगह पे आप RK पुरम पहुंच गए, everything is okay, in place of वसंत कुंज आप RK पुरम पहुंच गए, will you get that guy? आपको वो स्टूडेंट मिलेगा जिसे आप ढूंढना चाहते हैं? नहीं। सपोज एवरीथिंग इज ओके, वसंत कुछ भी सही है, अब DPS की जगह पे DAB पहुंच गए, विल यू गेट दैट बॉय? नहीं। सपोज ये भी सही है, ये भी सही है, इन प्लेस ऑफ 11C आप 11th A में पहुंच गए, विल यू गेट दैट गाय? नहीं। मान लिया ये सही है, ये सही है, 11C भी सही है, आपने रोल नंबर 21 की जगह पे रोल नंबर 12 कॉल किया, विल यू गेट दैट स्टूडेंट? नहीं। इसका मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई तो होगा, दूसरा स्टूडेंट हो सकता है ना। तो कहता है कि मान लिया किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट को गेट करने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर, क्लास, स्कूल, लोकेलिटी, ये तो फिक्स्ड है ना, बट ये वैरी करेगा। इसके जो नंबर्स हैं, रोल नंबर, क्लास की वैल्यूज, स्कूल ना, लोकेलिटी, ये सारी वैरी करेगी फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। सो अलग अलग स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, बट ये रोल नंबर, क्लास, स्कूल, लोकेलिटी, ये हर स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन डाटा में पहले लिखा जाएगा ना। इसकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है ना। इन द सिमिलर मैनर मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। इलेक्ट्रॉन, अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है? आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, सो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट सबसेल में है, तो नंबर ऑफ सबसेल क्या है। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या है। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कहता है
अच्छा, आपको इफ़ यू रिमेंबर कि एटॉमिक रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी में या उसका जो मॉडल है उसमें आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द, अच्छा, एटम को इन्होंने सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था। सोलर सिस्टम में जैसे अर्थ या अदर प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। जैसे प्लैनेट्स में रिवोल्यूशनरी मोशन होता है, एज वेल एज जो प्लैनेट्स है अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, देन उसमें रोटेशनल मोशन भी होता है ना। सो कहते हैं इलेक्ट्रॉन विल हैव टू मोशन, रिवोल्यूशनरी एंड रोटेशनल मोशन। इन द as the earth have the two types of motion, revolutionary and rotational, electron will also have the two types of motion, revolutionary and rotational ना। अब इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट ये आप माइंड में रखें कि अर्थ में भी दो तरीके का मोशन होता है और जिसके कारण क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन में भी दो तरीके का मोशन होता है जिसके कारण इसका एक डायरेक्शन भी होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट वैरी कर सकता है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ सबसेल भी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी। तो कहता है ये तो वैरी कर सकते हैं फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, बट जो हम यहाँ पे फिक्स नंबर यूज करते हैं दैट विल बी, वो तो हम एज ए इंफॉर्मेशन डाटा में हम पहले जैसे रोल नंबर स्कूल, रोल नंबर क्लास स्कूल लोकेलिटी लिखते हैं, वैसे ही क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज करते हैं। नंबर ऑफ सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर यूज करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूज करते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर यूज करते हैं। तो ये हमारी चार तरीके के, देयर इज 4 टाइप्स ऑफ द क्वांटम नंबर वी हैव, बट हियर द क्वेश्चन व्हाट द क्वांटम नंबर। सो क्वांटम नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो बेसिकली हम क्वांटम नंबर को कहते हैं द सेट ऑफ 4 फिक्स्ड नंबर, द सेट ऑफ 4 फिक्स्ड नंबर which gives all the information about the electron, all the information about the electron, तो जो इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे आपको, उस 4 सेट ऑफ 4 फिक्स्ड नंबर को ही क्वांटम नंबर कहते हैं। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट है कि हम क्वांटम नंबर पढ़ते क्यों हैं ना। सो क्यों पढ़ते हैं इसका भी अभी जवाब मिलेगा। वी विल गेट द आइडिया व्हाई वी स्टडी द क्वांटम नंबर ना। सो पहला हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर was given by Bohr, Neil Bohr, कहते हैं it is indicated by n, इसे हम n से इंडिकेट करते हैं, and what it indicates, then indicates about number of orbit। किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताता है। Value of n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 4 k l m n respectively। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को भी बताता है। सो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल टू -2 स्क्वायर m z स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर।
ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है जहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. दिस इज नोन एज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन and it is equal to 9.11 into 10 power minus 31 किलोग्राम. Z आपका एटॉमिक नंबर है. दिस इज योर एटॉमिक नंबर. E is equal to charge of electron and this is equal to 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. and N क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है. एंड आपके पास H है. H इज नोन एज प्लैंक कांस्टेंट. इसको हम क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर डिग्री पर मोल. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द 4 प्लैंक कांस्टेंट. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको यहाँ पे क्या बताता है? पहले तो बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में ना, 1 2 3 4. एंड ये और क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. दिस इज E इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बारे में भी आपको बताता है. सो दिस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अच्छा, अब देखते हैं दूसरा आता है, इसे कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या हम इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं. एंगुलर क्वांटम नंबर या हम इसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं या हम इसे सबसेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं. सबसेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं. इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे के सारे एक हैं. सो यू हैव नॉट टू बी गेट कंफ्यूज्ड कि एंगुलर क्वांटम नंबर, सब्सिडरी, सबसेल ऑल आर द सेम ना. अच्छा, ये इंडिकेट किससे होता है? सो इट इज इंडिकेटेड बाय L. किससे इंडिकेट होता है? सो इंडिकेटेड बाय L, स्मॉल l. ये इंडिकेट किसके बारे में करता है? So indicates about number of सबसेल के बारे में बताता है. अच्छा, तो इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू n-1 और n क्या है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अच्छा, इसका वैल्यू वैरी भी करता है. वैरी कहाँ से करता है? 0 1 2 3 4 लाइक दिस. अच्छा, इसका मतलब क्या? इसको हम समझते हैं, बट पहले आप ये समझें कि S, P, D और F के लिए जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है वो फिक्स होता है. दैट इज 0 1 2 3. इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि यदि L का वैल्यू 0 है तो वो S सबसेल को इंडिकेट कर रहा है. 1 है तो P को इंडिकेट करेगा. यदि L का वैल्यू 2 है तो वो D को इंडिकेट करेगा और L का वैल्यू 3 है तो वो F को इंडिकेट करेगा. चलिए, अब हम इसको समझते हैं. ऐसा है K L M N. यहाँ पे N जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 है, सेकेंड के लिए 2 है, थर्ड M ऑर्बिट के लिए 3 है, N के लिए 4 है. ओके, सो L की वैल्यू क्या होगी? तो L की वैल्यू n-1 है. तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1-1, इट विल बी 0. इसकी वैल्यू 2-1, इट विल बी 1. इसकी वैल्यू 3 मीन्स 3-1, इट विल बी 2. एंड इस 4-1, इट विल बी 3. अब देखिए, अब ये आता है इसकी वैल्यू वेरी करती है. तो जब भी हम इसको लिखेंगे ना तो 0 से ये स्टार्ट करेंगे. 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 है. जब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो 0 ही हम लिखते हैं. बट व्हेन जब L की वैल्यू 1 आती है, सो
इसको हम 0 1 लिखते हैं। 2 के लिए 0 it is written as 0 1 2 and for the 3 it is written as 0 1 2 and 3। Got it? अच्छा देखें, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इफ यू रिमेंबर। वेट, थोड़ा सा बैक जाता, ये देखिए, एक तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला था 2n² ना। दूसरा है कि पहले अपार्टमेंट में एक ही फ्लोर है, दूसरे में 2 फ्लोर है, तीसरे में 3 फ्लोर है और चौथे में 4 फ्लोर है, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मैंने एडअप कर दिया तो पता चल गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में कितने कितने हैं। अच्छा, अब मैं वापस आता हूं एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। अब देखिए, के फर्स्ट ऑर्बिट है। अच्छा, मैंने क्या बताया, यदि एल का वैल्यू 0 होगा, एल का वैल्यू 0 होगा तो वो किसको इंडिकेट करेगा, एस को, तो एस को इंडिकेट करेगा। 1 होगा तो पी को इंडिकेट करेगा, 2 होगा तो डी को इंडिकेट करेगा, और 3 होगा तो एस, पी, डी एंड एफ को इंडिकेट करेगा। गॉट इट? अच्छा देखें, तो फर्स्ट अपार्टमेंट में एक ही फ्लोर है, उसका नाम है एस। सेकेंड अपार्टमेंट में 2 फ्लोर है, एस पी। थर्ड अपार्टमेंट में 3 फ्लोर है, एस पी डी। और फोर्थ अपार्टमेंट में 4 फ्लोर है, एस पी डी एफ। और ये हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है रिलेशन बिटवीन सेल एंड सबसेल, या ऑर्बिट एंड सबसेल के बीच रिलेशनशिप बताता है। किस ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे, ये रिलेशनशिप कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो विद द हेल्प ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर we are able to find a relationship between cell and subcell, or simply we say orbit and subcell. Now अब हम मूव करते हैं तीसरे क्वांटम नंबर की ओर, और जो तीसरा क्वांटम नंबर है वो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लेंडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। कहता है मैग्नेटिक क्वांटम इंडिकेट कैसे होता है, तो इंडिकेटेड बाय एम। इट इज इंडिकेटेड बाय एम। ये इंडिकेट क्या करता है, तो बेसिकली इट इंडिकेट्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल ना। ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल मतलब किस सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं। तो सिंपली वी कैन राइट कि it indicates about orientation of subcell। तो किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो सिंपली हम कह सकते हैं indicates about number of orbital। ओके, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, सो इस मैक्सिमम वैल्यू इज 2l+1। एल यहाँ पे क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, इसका वैल्यू भी वैरी करता है, और इसका वैल्यू इंटीजर्स के फॉर्म में वैल्यू करता है -l 0 + l के फॉर्म में। क्यों करता है, क्यों लिखते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे ना, जब हम एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे तब हम इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि वाई हम पहले क्वांटम नंबर में मैग्नेटिक टर्म क्यों यूज करते हैं, इसका वैल्यू -l 0 + l ही क्यों होता है। सो ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम जानते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो हम मूव करते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता क्या है।
अच्छा देखिए एग्जाम्पल देते के एल एम एन, फिर से वही, तो कहता है यहाँ पे एन, एन क्या हो जाएगा, सो एन की वैल्यू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा एल निकालना हो तो क्या होगा, एल इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो 1 माइनस 1 0, और 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, एंड 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ये मैं इंडिविजुअल वैल्यू के बारे में बात करता हूँ। अभी हम इंडिविजुअल वैल्यू के बारे में बात करेंगे, फिर हम ये बात करेंगे किस ऑर्बिट में कितने सबसेल और उस सबसेल में कितने ऑर्बिटल ना। बट हम अभी सिर्फ ये बात करते हैं कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल, है ना। अच्छा तो m क्या हो गया, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1 हो गया, है ना। अच्छा यहाँ पे l का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, सो एक वैल्यू इसकी होगी। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 वैल्यूज होंगी इसकी। इसका कितना होगा 2 इंटू 2 प्लस 1, इसकी 5 वैल्यूज होंगी, और 2 इंटू 3 प्लस 1, इट्स के 7 वैल्यूज होंगे। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो इफ यू रिमेंबर तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पीछे बैक जाएंगे। बट अभी मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाऊं, SPDF के लिए इंडिविजुअली इसका एक इंडिविजुअल वैल्यू होता है। L का वैल्यू 0, P का 1, D का 2, F का 3 होता है। अच्छा आप देखें यहाँ पे यदि L का 0 है, सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यू की बात करते हैं, मैक्सिमम की हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल इनके बारे में। इंडिविजुअल मतलब S, L का वैल्यू S 0 S, 1 P, 2 मतलब T, एंड 3 मतलब F। S में एक ही बॉक्स था वहां पे, इफ यू रिमेंबर, मतलब S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल था, P सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, D सब सेल में 5 ऑर्बिटल, एंड F सब सेल में 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। ये देखें, पहले मैं आपको वापस थोड़ा पीछे ले जाता हूं। ये देखें, मैंने क्या बताया था, सबसेल है, एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसका नाम एस है। पी में 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी में 5 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ना। तो ये हमने कहाँ से प्रूव किया, सो ये हमने प्रूव किया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। कहाँ से प्रूव किया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, जो ये बताता है कि इस पार्टिकुलर किसी भी पार्टिकुलर सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं। अच्छा इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू मैंने क्या लिखने को बताया, तो जो वैल्यू होता है m का -l 0 प्लस l, तो l का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0 है, तो -0 0 प्लस 0 ऐसा कुछ नहीं होता, तो 0 होगा, एक ही वैल्यू होगा, तो एक वैल्यू होगा, दैट विल 0। अच्छा यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे -1 0 प्लस 1। 2 है तो यहाँ पे पुट करेंगे -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। इंटीजर्स के फॉर्म में जाएगा, माइनस से लेके प्लस तक 0 होते हुए, तो 2 यदि वैल्यू है तो -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, 5 वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5। ऐसे ही 7 वैल्यूज के लिए हम क्या करते, 3 मतलब क्या हो गया, -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये 5 वैल्यू, ये 7 वैल्यूज हो गई ना। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये पता चला कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सबसेल एंड ऑर्बिटल, सबसेल एंड ऑर्बिटल। किस सबसेल में, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, ये हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हेल्प से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर यूहेनलॉक एंड गॉडस्मिथ ने दिया था
स्पिन क्वांटम नंबर एस से इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटेड बाय एस। समटाइम कहीं कहीं एम एस भी लिखा हुआ होता है, सो इट्स ओके। इंडिकेटेड बाय एस ये क्या बताता है? सो इंडिकेट्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने क्या बताया था कि एटम हैव बीन कंपेयर्ड विद द सोलर सिस्टम। ये प्लैनेट्स हैं आपके और ये सन है जिसके चारों तरफ ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं। इन द सिमिलर मैनर इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। दो तरीके का मोशन होता है, एक रिवोल्यूशनरी, एक रोटेशनल। रोटेशनल इट रोटेट्स एट इट्स ओन एक्सिस, जैसे अर्थ रोटेट्स एट इट्स ओन एक्सिस, सो दैट्स व्हाई इट इज द डे एंड नाइट। सो नाउ द सिमिलर वे यहाँ पे भी आपका कुछ ऐसा ही होता है कि इफ इलेक्ट्रॉन rotates from north to south, so it is a clockwise direction. It is a clockwise direction, and since it is a clockwise direction, it is indicated by half spin upward. What you write over here? Half spin upward. अच्छा, दूसरा क्या है आपका? दूसरा है यदि ये साउथ से नॉर्थ जाता है। कहाँ से जाता है? साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ये, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हाफ स्पिन डाउनवर्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ स्पिन downward. So this is the spin quantum number. So spin quantum number basically बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स किधर से मूव कर रहे हैं। क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बट मैं आपको एक जो कॉन्सेप्ट छूट गया था ऑबोज रूल का, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ऑबोज रूल से क्या कॉन्सेप्ट छूटा था? ये कैसे पता चलेगा कि विच सबसेल हैव मोर एनर्जी और विच हैव लेस एनर्जी, लेवल। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे हम रूल फॉलो करते हैं, लोअर एन प्लस एल रूल या लोअर एन रूल कहते हैं। अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि लोअर एन प्लस एल रूल क्या है और लोअर एन रूल क्या है। तो पहला मैं आपको वेट अ सेकेंड। तो हम फिर बैक आ जाते हैं ऑबोज रूल पे। ऑबोज रूल, और ऑबोज रूल में हमने क्या किया था कि पहला था लोअर एन प्लस एल रूल, या हम इसे बोरबरी स्कीम या बोरबरी लॉ भी कहते हैं। तो देखें 1s 2s में हम कंपेयर करते हैं कि किसका एनर्जी लेवल कम है और किसका ज़्यादा। अभी आपको मैंने क्या बताया था? n क्या बताता है? n बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अच्छा देखें, S, P, D और F के लिए L की वैल्यू फिक्स्ड होती है 0, 1, 2, 3, और K, L, M के लिए तो आपको पता है K, L, M और N के लिए N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसा होता है। अभी हम क्या करते हैं, 1s में लोअर n प्लस l की वैल्यू निकालते हैं। n
ये जो नंबर है 1 2 यही n है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई, प्लस s की वैल्यू 0, s है यहाँ पे, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s के लिए l की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 + 0 इट विल कम 1। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, प्लस यहाँ भी s है, और s के लिए l की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, इट विल कम 2। 1s और 2s में लोअर एनर्जी किस में हो गई, 1 में, वैल्यू 1 है यहाँ पे, कम है, तो इलेक्ट्रॉन विल गो फर्स्ट इन 1s, देन इट विल कम इन 2s। नाउ यदि हम डिस्कस करते हैं 2s एंड 2p के बारे में, फिर से आपको ये याद रखना है, n प्लस l, n कितना हो गया, 2 + 0 4 l, 2 हो गया यहाँ पे, 2 4 n, l की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखें, l की वैल्यू 1 के लिए, p के लिए 1 है, कितना है, p के लिए 1 है, तो हम 1 पुट करेंगे, इट विल कम 3। तो 2s और 2p में किसकी वैल्यू, किस में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जाएगा, जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी, और यहाँ पे एनर्जी लेवल कम कौन दिखा रहा है, 2p, 2s हैव लोअर एनर्जी लेवल। अब देखते हैं 3s एंड 2p के बीच, तो n + l यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + s के लिए 0, 3, 2 + p के लिए 1, 3, नाउ व्हाट, नाउ इज अ टाई। अब यहाँ पे टाई हो गया, तो इन द केस ऑफ टाई, जब n + l की वैल्यू दोनों की इक्वल आ जाए, तो हम इसका दूसरा रूल यूज करते हैं, और उसको कहते हैं लोअर एन रूल। ये किस कंडीशन में अप्लाई होता है, जब n + l की वैल्यू इक्वल आ जाए। अभी जैसे मैंने 3s एंड 2p के लिए किया, n + l की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, इसके आगे 3 + 0 3 एंड 2 + 1 इट कम्स 3। अब देखें, तो यहाँ पे अब हम n + l की वैल्यू तो इक्वल है, तो हम देखेंगे n की वैल्यू किस में कम है, जिसमें कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो n की वैल्यू किस में कम है, 2p में कम है ना, सो इलेक्ट्रॉन विल गो फर्स्ट इन 2p। तो ये है ऑफ-बोस रूल और क्वांटम नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सो आज हमने सारा कॉन्सेप्ट कवर किया, ऑफ-बोस रूल और क्वांटम नंबर से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में वी विल discuss the questions related to ऑफ-बोस रूल। ऑफ-बोस रूल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम सॉल्व करेंगे, एंड क्वांटम नंबर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे सॉल्व करेंगे। सो हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।